हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम देखेंगे लेसन 1 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। तो आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? हम पास्ट में मतलब भूतकाल में हुए ऐसे इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, कि कैसे हम स्टोन एज से उठ के टेक्नोलॉजी के एरा में आए। तो सबसे फर्स्ट हमारा लेसन है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। तो हमें पढ़ना है यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट और हिस्ट्री के बारे में। अब सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? तो देखो, हम सबको पता है इंडिया जो है वो एशिया में आता है, और एशिया जो है वो कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब ऐसा ऐसा एरिया जो बहुत बड़ा है, लाइक इसे हम बोलते हैं महाद्वीप। इसे हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप। और कॉन्टिनेंट में जो प्लेसेस होती है, सपोज कंट्री है हमारी इंडियन, तो यहाँ पे उन्होंने इंडिया को बोला है सब कॉन्टिनेंट्स, दैट इज उप महाद्वीप। सो हमें पढ़ना है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के बारे में, दैट इज इंडिया कैसा है, वहाँ के जोग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, मतलब प्रकृति कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, इंडिया कैसा है अगर हम शॉर्ट में बोले तो। और उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि कैसे कल्चर इवॉल्व हुआ, कैसे सिविलाइजेशन बनी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे देखना है जोग्राफिकल कंडीशन एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब जोग्राफिकल कंडीशन, जोग्राफी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंड, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। सो हम देखेंगे कि कैसे भौगोलिक कंडीशंस है, कैसे पास्ट चेंज हुआ है, कैसे हिस्ट्री बदली है इंडिया की। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है जोग्राफिकल कंडीशन और हिस्ट्री के बारे में। फिर हमें देखना है कुछ प्राकृतिक बनावटें या भौगोलिक फीचर्स के बारे में, लाइक विशेषताएं क्या है इंडिया की, जोग्राफिकल एरिया कैसा है इंडिया का, वो सब। नेक्स्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर हमें पढ़ना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज भारतीय महाद्वीप के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जोग्राफिकल कंडीशन एंड हिस्ट्री। सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री और जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में। किसकी जोग्राफिकल कंडीशन? इंडिया की। सो in the fifth standard we saw at some length that there is a close relationship between man and his environment। फिफ्थ क्लास में हमने देखा कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है इंसान और पर्यावरण। पर्यावरण जैसा होगा वैसे ही इंसान अपनी वेशभूषा रखेगा। अगर हमारा इन्वायरमेंट कोल्ड है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहनेंगे। अगर हमारा इन्वायरमेंट डेजर्ट एरिया में या गर्म है तो हम उस हिसाब से कपड़े पहनेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेट करते हैं मैन और इन्वायरमेंट। We saw how the changes in the lifestyle of early man and his technology were related to the changes in his surrounding। हमने देखा है कि कैसे जो लाइफस्टाइल है अर्ली पीपल की, अर्ली मैन की, और उसकी जो टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या आएगी? उसके टूल्स, वो कौन से मेथड यूज़ करता था, उसकी स्किल्स, जो कि जैसा उसका सराउंडिंग है, जैसा उसका आसपास का एरिया है, उस हिसाब से वो चेंज होगा। अगर उसके सराउंडिंग में पानी है, लाइक रिवर है, तो वो उस हिसाब से अपने टूल्स, अपनी स्किल्स बनाएगा। वो भाला बनाएगा जिससे वो मछलियों का ज़्यादा से ज़्यादा शिकार कर सके, क्योंकि उसके पास रिवर है। इफ़ वो डेजर्टेड एरिया में रहता है तो वो ऐसे टूल्स बनाएगा जिससे वो ज़्यादा पानी स्टोर कर सके और डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर सके। अगर वो फॉरेस्ट एरिया में रहता है तो वो ऐसे वेपन्स बनाएगा जिससे वो शिकार कर सके। सो हमने फिफ्थ स्टैंडर्ड में देखा कि कैसे इंसान और पर्यावरण एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है, और कैसे हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो लाइफ है,
हमारी जो हम जो लाइफ जी रहे हैं या फिर जो अर्ली मैन्स की जो लाइफ थी वो, और उनकी जो मेथड, स्किल, टूल्स, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी वो कैसे रिलेटेड थी उनके सराउंडिंग से. We also review the history of human civilization, from the Stone Age to the agriculture civilization that flourished on the bank of river. हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री भी देखा है, लाइक मानव सभ्यता कैसे जन्मी, कैसे स्टोन एज से एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन आई, और कैसे नदी के किनारों में जो एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन है, जो कृषि सभ्यता है, वो ग्रो हुई, वो डेवलप हुई. पहले स्टोन एज था जहाँ पे पीपल स्टोन के वेपन्स बनाते थे, फिर वहाँ से वो डेवलप हुई है और एग्रीकल्चर फील्ड में आए, वो कृषि करने लगे, वो फार्मिंग करने लगे, खेती करने लगे, और कैसे फ्लोरिश हुई. फ्लोरिश मतलब ग्रो होना, डेवलप होना. नदियों के किनारे कैसे सिविलाइजेशन, जो एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन थी, वो ग्रो हुई, डेवलप हुई. History is a coherent account of the significant past event in the progress of human culture. History एक वेल ऑर्गेनाइज डिटेल डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये एक रिपोर्ट है, ये एक ऐसी हिस्ट्री, एक ऐसी रिपोर्ट है जहाँ पे हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल विवरण मिलता है हमें कि कैसे चीज़ें चेंज हुई और कैसे ह्यूमन कल्चर का, लाइक इंसानी संस्कृति की प्रोग्रेस हुई. Time, place, society and individual are the four major pillar of history. अब time, place, time मतलब समय, place मतलब जगह, society मतलब समाज, और एक इंसान, ये चार मेजर पिलर है, ये चार मेजर मुख्य आधार है हिस्ट्री के. वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट देम. ना तो हम टाइम के बिना, ना तो हम प्लेस के बिना, ना तो हम सोसाइटी के बिना, और ना तो हम इंडिविजुअल पीपल के बिना हिस्ट्री लिख सकते हैं. ऑफ दिस फोर कंपोनेंट, प्लेस इज रिलेटेड टू जोग्राफी और जोग्राफिकल कंडीशन. और इस फोर कंपोनेंट में जो प्लेस है वो किससे रिलेटेड होती है? जोग्राफी या फिर जोग्राफिकल कंडीशन से. इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर इनसेपरेबल. और इस सेंस में जो हिस्ट्री और जोग्राफी है वो इनसेपरेबल है, मतलब ना तो हिस्ट्री जोग्राफी से अलग है, ना ही जोग्राफी हिस्ट्री से अलग है. जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो प्लेसेस चेंज हुई, कैसे इन्वायरमेंट के ऊपर मैन की कल्चर, मैन का सिविलाइजेशन डिपेंड करता है. सो हम ये नहीं बोल सकते कि हिस्ट्री और जोग्राफी सेपरेट है, दे आर इनसेपरेबल. वो एक साथ ही हमेशा काम करती है, उन्हें कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता. हिस्ट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जोग्राफिकल कंडीशन इन मेनी वेज. अब हिस्ट्री बहुत सारे वेज में जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से प्रभावित होती है, अफेक्ट होता है. अवर डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, इन फैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमारा खाना कैसा होगा, हम कैसे कपड़े पहनेंगे, हम किस तरह के घर बनाएंगे, हम किस तरह का काम करेंगे, हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा, लाइक लार्ज एक्सटेंट मतलब ज़्यादातर वो डिपेंड करती है कि हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, जो जोग्राफिकल विशेषताएं है, भौगोलिक विशेषताएं है, उन पर. अगर हमारी जोग्राफी, लाइक हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, जो लैंड है वो ठंडा है, तो उस हिसाब से हम अपने खाना रखेंगे, उस हिसाब से अपनी क्लॉथिंग रखेंगे, उस हिसाब से अपना हाउस रखेंगे, उस हिसाब से अपनी ऑक्यूपेशन रखेंगे. अगर जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉरेस्ट एरिया आता है तो उस हिसाब से हम अपने आप को ढालेंगे, अडेप्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ पीपल इन हिली रीजन इज मोर स्ट्रेनर्स दैन दैट ऑफ अ पीपल ऑन द प्लेन. अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है. जो हिली रीजन, जो माउंटेन एरिया पे, जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं लोग, उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा कठिन होती है ऐसे लोगों से जो मैदानी या समतल इलाके में रहते हैं. नॉट मच फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल इन द हिली रीजन. अब जो हिली रीजन होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल एरिया नहीं होता.
बट प्लेन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टाइल लैंड्स होते हैं. दैट इज़ वाई ग्रेन एंड वेजिटेबल आर स्कार्स इन हिली एरियाज. उस वजह से जो ग्रेन, जो धान्य होते हैं, जो सब्जियां होती है, उनकी कमतरता होती है हिली रीजन्स में, माउंटेनियर एरियाज में. इन कंपैरिजन पीपल ऑन प्लेन गेट देम इन अ सफिशिएंट मेजर. और अगर हम उन्हें कंपेयर करें ऐसे लोगों से जो प्लेन में, जो ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ पे समतल जमीन है, फर्टाइल लैंड है, तो उन्हें सफिशिएंट इनफ ग्रेन्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं. नेचुरली दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन अ डाइट ऑफ पीपल. और नेचुरली ये इम्पैक्ट करता है पीपल के खान पान को. इन हिली रीजन पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग. अब हिली रीजन, जो माउंटेनियस एरिया होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर पीपल शिकार करते हैं और अपने फूड को कलेक्ट करते हैं. वी ऑल्सो फाइंड अदर सच डिफरेंसेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ हिली रीजन एंड दोज ऑफ प्लेन. ये तो सिर्फ डाइट का हुआ, बट हम क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन में भी हम डिफरेंसेस देखते हैं ऐसे पीपल की जो माउंटेन एरिया में हो रहते हैं और जो प्लेन रीजन में रहते हैं. द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्लोरा, fauna of the region where we live are the sources of our livelihood. हम कैसे जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन जीने का सोर्स, जो साधन होता है, वो क्या होता है? जो मौसम है हमारे क्षेत्र का, बारिश कैसे होती है, एग्रीकल्चर उत्पाद मतलब कृषि उत्पाद कैसे है, प्लांट्स कैसे है, एनिमल्स कैसे है, उस रीजन में उस पर डिपेंड करती है. द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ अ रीजन डेवलप विद देयर सपोर्ट. अब जो लाइफ स्टाइल है, जो कल्चर है उस रीजन का, वो डेवलप होता है सपोर्ट के साथ. ह्यूमन सेटलमेंट हैव फ्लरिश वेरेवर द मीन ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल. अब ऐसे जगह पे, ऐसे रीजन पे जहाँ पर सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट, जो ह्यूमन्स है वो ज़्यादातर रहते हैं, खुद को डेवलप करते हैं. अब देखो, एक ऐसा रीज़न है जहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, तो क्या हम वहाँ रहना प्रीफर करेंगे? नहीं. ऑब्वियसली हम ऐसी चीज़ों को देखेंगे जहाँ पे हमें चीज़ें ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है या हमारे लिए सफिशिएंट है. Over a period of a time, these settlement develop further into villages and town. अब जैसे छोटे छोटे निवास स्थान थे, जो बस्ती थी, है ना, छोटे 4-5 घर थे, 10-12 घर थे, वो तब्दील हुए गांव में, टाउन में. बट समटाइम्स रीजन लाइक द डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, drought, invention, etc. lead to the scarcity of those means. बट कभी कभी चीज़ें अच्छी रहती है, बट क्वालिटी, इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है. कभी कभी अकाल पड़ जाता है, कभी कभी लोग आक्रमण करते हैं, जिसके वजह से जो इनफ साधन है, जो इनफ सोर्सेज है, उसमें कमतरता आ जाती है. पीपल आर फोर्स टू लीव देयर सेटलमेंट. पीपल्स को फोर्स किया जाता है कि वो अपने सेटलमेंट को, जो उनकी बस्ती है, जो उनका घर है, उसे वो छोड़ के चले जाए. विलेजेस एंड टाउन बिकम डेजर्टेड. विलेजेस, जो गांव रहते हैं, जो टाउन रहते हैं, वो वीरान, सुनसान हो जाते हैं. वी सी मेनी सच इंस्टांसेस इन हिस्ट्री. हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से या फिर इन्वेडर्स आने की वजह से लोग फोर्सफुली खुद को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं. Thus, we see that there is a very close relationship between history and geography. इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है हिस्ट्री और जियोग्राफी. नेक्स्ट, जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया. अब हम देखते हैं भौगोलिक विशेषताएं. क्या है ऐसा इंडिया में जो उसे विशेष बनाता है, जहाँ वहाँ लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं. लेट्स सी कि अब हमें देखना है इंडिया के लैंड के बारे में, इंडिया के अर्थ सरफेस के बारे में, कि कैसी है इंडिया की लैंड. अवर कंट्री इंडिया एक्सटेंड फार एंड वाइड. हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो फैली हुई है दूर दूर तक. एट इट्स नॉर्थ लाई हिमालय. नॉर्थ में क्या है?
हिमालय। वेस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। और वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। सो नॉर्थ में है हिमालय, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी, एंड टू द साउथ द इंडियन ओशियन। और साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। एक्सेप्ट फॉर द आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज कंटिग्यूअस। अब इंडिया में आइलैंड है अंडमान निकोबार, इसको छोड़ के सारी जो कंट्री है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सारी जो कंट्री की लैंड है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। We have to take into account this region henceforth referred to as an ancient India when we study the ancient history of India. इस वजह से हमें अब से ध्यान रखना पड़ेगा कि एंशियंट इंडिया कैसा था और हमें एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। बिफोर 1947 के पहले आज का जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है वो इंडिया के पार्ट थे। The following reasons are seen to be important when we look at the course of Indian history. देखो अब हमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और करंट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि पहले कैसी थी हिस्ट्री, पहले मैप में क्या क्या इंक्लूड होता था और अब क्या क्या इंक्लूड होता है। सो 1947 मतलब जब पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया का, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के पार्ट थे। अब कुछ रीजंस है जो इम्पोर्टेंट है। दैट आर हिमालय, प्लेन ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, द थार डेजर्ट, दक्कन प्लेटू, कोस्टल रीजन, आइलैंड इन द सीज। ये सब क्या है? पार्ट है। ये सब रीजन है जो कि इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के कोर्स से। अगर हम देखें कि कैसे चीज़ें बदली हुई है, कैसी चीज़ें बदली है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री कैसे चेंज हुई है, तो उसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा रीजन, कौन सा प्रदेश इम्पोर्टेंट है। सो वो है हिमालय, सिंधु गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र रिवर, थार डेजर्ट, डेक्कन प्लेटू, कोस्टल रीजन, आइलैंड इन द सीज। सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय। ये क्या है? हिमालय रेंज है। Himalaya. The Hindu Kush and Himalaya range have created an impenetrable wall on the northern side of Indian subcontinent. अब जो हिंदू कुश और हिमालय रेंज है, इन्होंने एक ऐसी अनब्रेकेबल, ना टूटने वाली वॉल बनाई है नॉर्थन साइड में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। सपोज ये हमारा इंडिया है, इसके नॉर्थ साइड में हमारा हिमालय है, जहाँ पे उन्होंने एक अनब्रेकेबल वॉल जैसी वो खड़ी है जिसे हम नहीं तोड़ सकते। इस तरीके से वो खड़ी है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। तो जो हिंदू कुश और हिमालय रेंजेस है वो एक अनब्रेकेबल वॉल बनाती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थन साइड में। दिस वॉल हैज सेपरेटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। अब ये जो वॉल है दैट इज हिंदू कुश या हिमालय रेंजेस की वॉल है, वो सेपरेट करती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशिया के डेजर्ट से। मतलब डेजर्ट मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान जैसा एरिया। However, there is a land route through the Khyber and Bolan passes in Hindu Kush mountain. अब यहाँ पे एक लैंड रूट है जो कि कहाँ से होके जाता है? खाइबर और बोलान से होके जाता है, जो पास करता है हिंदू कुश माउंटेन को। दिस रूट वॉज कनेक्टेड टू एन एंशियंट ट्रेड रूट। अब ये जो रूट है वो कनेक्ट करता है एंशियंट व्यवसायिक रूट को, लाइक एंशियंट व्यापारिक रूट को। लाइक देखो, जो खाइबर बोलान है ये पास होता है हिंदू कुश माउंटेन से, और ये जो रूट है ये कनेक्ट करता है ऐसे रूट को जहाँ से पहले ट्रेड का रूट होता था, और जो ट्रेड रूट था वो होता था चाइना, जो कि पास करता था सेंट्रल एशिया को और अरेबिया में पहुंचता था। मतलब खाइबर और जो बोलान है ये पास होते हैं, मतलब ये जो रूट है वो पास होते हैं हिंदू कुश माउंटेन से, वो हिंदू कुश माउंटेन के पास से गुजरते हैं और ये रूट कनेक्ट करते हैं
एंशियंट इंडिया ट्रेड रूट को, मतलब प्राचीन इंडिया में जो ट्रेड होती थी वो किस रास्ते से होती थी, उस रास्ते को ये कनेक्ट करते हैं। और वो जो ट्रेड रूट था वो कहाँ से कहाँ तक था, चाइना जो कि सेंट्रल एशिया से जाता था और वो पहुंचते थे अरेबिया में। इट इज नोन एज सिल्क रूट और सिल्क रोड, और इसे हम कहते हैं सिल्क रूट या सिल्क रोड, क्योंकि सिल्क मेन प्रोडक्ट था जो एक्सपोर्ट होता था वेस्टर्न कंट्री से। द रूट थ्रू द पासेज वॉज यूज बाय मेनी फॉरेन इन्वेडर। अब जो रूट है, जो पास होता है, वो यूज होता है बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स, मतलब ऐसे लोग जो जबरदस्ती घुस आते हैं हमारे एरियाज में। मेनी फॉरेन ट्रैवलर ऑल्सो केम टू इंडिया बाय दिस रूट। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आते हैं इस रूट से। नेक्स्ट, ये है खाइबर पास, जो कनेक्ट होता है ट्रेड रूट से, जो फिर जाता है अरेबिया में। यहाँ से बहुत सारे इन्वेडर्स भी आते हैं और बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं इंडिया को देखने के लिए। नेक्स्ट, द प्लेन ऑफ द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। अब हम देखते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ बेसिन ऑफ 3 बिग रिवर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब ये जो रीजन है, ये जो प्रदेश है, यहाँ पे 3 बड़े रिवर की घाटियाँ है, जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और छोटी छोटी रिवर्स इनमें आके मिलती है। द रीजन एक्सटेंड फ्रॉम सिंध पंजाब इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट। अब जो रीजन है वो कहाँ तक फैला हुआ है, सिंध पंजाब से फैला हुआ है आज के वेस्ट बांग्लादेश तक। It was this reason that the earliest Indian civilization of Harappa and the later state and empire of ancient India emerged. ये वो प्लेस है, ये वो रीजन है, ये वो एरिया है, ये वो प्रदेश है जहाँ पे भारतीय सभ्यता, जिसे हम हरप्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, वो राइज हुई थी, वो सबसे पहले वहाँ पे पनपी थी, और फिर उसके बाद राज्य बने और साम्राज्य बना प्राचीन भारत का। नाउ थार डेजर्ट, ये क्या है, थार डेजर्ट, पूरा डेजर्ट है, मरुस्थल है। डेजर्ट मतलब क्या होता है, मरुस्थल। द थार डेजर्ट स्प्रेड्स अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। अब जो थार डेजर्ट है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में। अ पार्ट ऑफ डेजर्ट लाई इन टुडेज पाकिस्तान। जो डेजर्ट का पार्ट है वो आज के पाकिस्तान में भी है। द डेजर्ट हैज़ द सतलज रिवर टू इट्स नॉर्थ। अब इस डेजर्ट के नॉर्थ साइड में सतलज रिवर है, अरावरी माउंटेन रेंज है इसके ईस्ट में, द रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ, और साउथ में रन ऑफ कच्छ है, और इंदुस रिवर है वेस्ट में। सो थार डेजर्ट के नॉर्थ में क्या है, सतलज रिवर, ईस्ट में क्या है, अरावली माउंटेन रेंज, साउथ में क्या है, रन ऑफ कच्छ, और वेस्ट में क्या है, इंदुस रिवर। द घाघर रिवर दैट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश रीचेज द थार डेजर्ट। अब जो घाघर रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है, जो कि उत्पन्न होती है, जहाँ से उसका उगमन स्थान है, जहाँ से वो बनती है, दैट इज हिमाचल प्रदेश, वहाँ से वो आती है और पहुँचती है थार डेजर्ट में। इट इज नोन एज हाकरा इन पाकिस्तान, जिसे हम पाकिस्तान में घाघर नदी को हाकरा कहा जाता है। इट्स कोर्स इज राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज नाउ ड्राइड अप। अब राजस्थान और पाकिस्तान में ये रिवर सूख चुकी है। मेनी साइड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलोंग द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ रिवर। और जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे साइट्स थी हरप्पन सिविलाइजेशन की जो इस रिवर के बैंक में, इस रिवर के किनारे बसी थी, बट अब नहीं है क्योंकि अभी जो रिवर है वो ड्राई हो चुकी है। नाउ द डक्कन प्लेट्यू, द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टैपर्स ऑफ टू द साउथ। अब जो प्रदेश है ईस्ट और वेस्ट कोस्ट इंडिया का, वो साउथ के साइड
ग्रेजुअली छोटा होते जा रहा है। दिस रीजन हैज़ अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट। इसके वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है साउथ में, और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। अ रीजन दस बाउंड बाय सी ऑन 3 साइड इज कॉल्ड पेनिसुला। अब ये जो रीजन है तीनों साइड से घिरा हुआ है सी से, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पेनिसुला। अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पेनिसुला इज ऑक्यूपाइड बाय डेक्कन प्लेटू। और ज़्यादातर जो इंडियन पेनिसुला है वो किससे ऑक्यूपाइड है? डेक्कन प्लेट्यू से। The mountain range of Vindhya and Satpura are located to the north of Deccan Plateau. अब जो माउंटेन रेंज है विंध्या और सतपुड़ा के, वो कहाँ पे है? दक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ साइड में सिचुएटेड है। द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर टू इट्स वेस्ट। और जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है वो इसके वेस्ट पे है, जिसे हम वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री इज अ कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण एंड मालाबार। अब सह्याद्री के वेस्ट में कोस्टल रीजन मतलब तटीय क्षेत्र है कोंकण और मलाबार रीजन के। द माउंटेन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दक्कन प्लेटू आर नोन एज द ईस्टर्न घाट। और जो माउंटेन है दक्कन प्लेट्यू के ईस्ट साइड में, उसे हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। दक्कन प्लेट्यू हैज फर्टाइल लैंड वेयर मेनी पोस्ट हड़प्पन एग्रेरियन कल्चर फ्लरिश। अब जो दक्कन प्लेट्यू है उसकी जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर इजीली कर सकते हैं। तो वहाँ पे हड़प्पन के बाद जो सिविलाइजेशन आई, जो कल्चर हुआ, वो बहुत सारे बहुत सारे एर्गेरियन मतलब जो फार्मिंग से रिलेटेड कल्चर है वो फ्लरिश हुए, वो वहाँ पे डेवलप हुए। दक्कन प्लेटू वॉज अ पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर। अब जो दक्कन प्लेटू है वो पार्ट है मौर्य एम्पायर का। द लार्जेस्ट इन एंशियंट इंडिया, जो लार्जेस्ट है पूरे एंशियंट इंडिया में। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर टू सेवरल अदर किंगडम एंड स्मॉलर एम्पायर कंटिन्यू टू फ्लरिश इन द रीजन। अब मौर्य एम्पायर के बाद बहुत सारे ऐसे किंगडम्स थे, बहुत सारे छोटे एम्पायर्स थे जो वहाँ पे फ्लरिश होने लगे। द कोस्टल रीजन मतलब तटीय क्षेत्र, जिसके जो कि समुद्र से टच में हो, जो कि समुद्र के पास हो। फ्रॉम द टाइम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंशियंट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्री। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही इंडिया जो है वो व्यापार कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से। दिस ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय सी। और ये जो ट्रेड है, ये व्यापार है, ये किसके थ्रू होता है? समुद्र के थ्रू। Therefore, India had developed contact and interaction with foreign culture and people at seaports. इस वजह से इंडिया ने डेवलप किया कांटेक्ट और इंटरेक्शन फॉरेन कल्चर के साथ और पीपल्स के साथ सी पोर्ट पे। लेटर ऑन लैंड रूट केम टू बी यूज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले तो सी के थ्रू ही वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, फिर बाद में ट्रांसपोर्ट के लिए लैंड रूट भी यूज होने लगे। बट द इम्पोर्टेंस ऑफ सी रूट डिडंट डिमिनिश। बट जो इम्पोर्टेंट है सी रूट का वो कभी कम नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी भी हम लोग सी रूट का यूज करते हैं फॉर द ट्रेड। कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना हो तो हम सी रूट का यूज करते हैं। कुछ भी हेवी सामान हो या कुछ भी हो, हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं सी रूट को ही यूज करें। द आइलैंड इन द सी। अब आइलैंड इन द सी मतलब सी पे कुछ आइलैंड है जो हमारे इंडिया का है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। अब अंडमान और निकोबार ये इंडियन आइलैंड है बे ऑफ बंगाल का। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में लक्षद्वीप है जो कि इंडियन आइलैंड है। आइलैंड मतलब द्वीप, जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हो, समुद्र में हो, और वो आइलैंड कॉन्टिनेंट से छोटा होता है। द लोकेशन ऑफ दीज आइलैंड में हैव बीन इम्पोर्टेंट इन एंशियंट सी ट्रेड। अब ये जो लोकेशन है ये इम्पोर्टेंट थी प्राचीन समुद्र व्यापार में। द मैन्यूस्क्रिप्ट पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी और हैंडबुक ऑफ रेड सी मेक अ मेंशन ऑफ इंडियन आइलैंड।
अब जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट था पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी मतलब समुद्री मार्ग का विवरण, और हैंडबुक थी रेड सी की। यहाँ पे इंडियन आइलैंड के बारे में मेंशन किया गया था। इट हैज़ बीन रिटन बाय अननोन ग्रीक सेलर, और ये लिखा गया था एक जल यात्री के द्वारा जो कि ग्रीक से थे। ये हमारा मैप, यहाँ पे हिमालय रेंजेस है, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन है ना। ये पाकिस्तान जो एंशियंट इंडिया में डिवाइड नहीं हुआ था, ये थार डेजर्ट, सतलज रिवर, कुछ पार्ट थार डेजर्ट का पाकिस्तान में भी है ना। ये सारे मैप हमें बताते हैं। कुछ प्लेट्यूज, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट, कोस्टल रीजन, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। द सिटी ऑफ हरप्पन एंड मोहेंजोदारो आर इन टूडेज पाकिस्तान। अब जो सिटी है हरप्पा और मोहेंजोदारो वो आज के पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म द रीजन नोन एज साउथ एशिया। अब जो सिटीज है, जो कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, ये साथ में साउथ एशिया का प्रदेश बनाते हैं। Considering the expanse and significance of India in the region, it is also known as the Indian subcontinent. और कंसिडर करें अगर हम कि कैसे जो इंडिया एक्सपांड हो रहा है, इंडिया का रीजन एक्सपांड हो रहा है, उसका सिग्निफिकेंट, उसका इम्पोर्टेंट कैसे है हमारे हिस्ट्री में, हमारे ज्योग्राफी में। तो अगर हम ये सब कंसिडर करें, इंडिया का एक्सपांशन, उसका सिग्निफिकेंट, तो उस रीजन को हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द हरप्पन सिविलाइजेशन हैज स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी, जो हरप्पन संस्कृति थी, वो ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बनी, स्प्रेड हुई, फैली। चाइना, म्यांमार, अवर नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चाइना और म्यांमार जो हमारे नेबरिंग कंट्री है, वो पार्ट नहीं है साउथ एशिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। हाउएवर दे हैड अ कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विद एंशिएंट इंडिया, बट उनका कल्चरल और ट्रेड रिलेशन था एंशिएंट इंडिया के साथ। दे हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। उनका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे इंडिया के प्राचीन इतिहास में। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया किससे मिलकर बना है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इनसे। यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट। यहाँ पे जो हमें नेम्स दिए गए हैं, जो टेरिटरीज दी गई है, जो कंट्री के बारे में बताया है, प्लेसेस के बारे में बताया, उसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।